जिंदगी में कुछ खास लम्हे होते हैं और उन खास लम्हों में कुछ लम्हे बड़े यादगार हो जाते हैं और उन लम्हों को यादगार बनाते हैं कुछ आप जैसे किरदार जो हमेशा के लिए यादगार बन जाते हैं। और जब कभी हम उन किरदारों के बारे में आंखें बंद करके सोचते हैं तो बरबस ही हमारे होठों पर एक मुस्कुराहट सी आ जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है झीलों के शहर भोपाल में और सरमाज शोकेस में। आज रिश्तों से ओत-प्रोत ऐसी ही एक कहानी जिसमें दुल्हन ने विदाई के वक्त शादी से किया इनकार। आखिर क्या वजह थी और क्या था शीर्षक है विदाई। तो आज इसी कहानी को मैं आपके सामने ला रहा हूँ सरमाज शोकेस। शादी की सारी रस्मों के बाद विदाई का वक्त आ चुका था। नेहा अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से गले लिपटकर रो रही थी और साथ ही अपनी छोटी बहन के साथ अपनी सजी हुई गाड़ी की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। नेहा ने अब तक अपना घूंघट उठा रखा था। नेहा का पति अविनाश जो पास में ही खड़ा था और अपने खास मित्र विकास के साथ खड़ा था और बातें कर रहा था। विकास, यार अविनाश, सबसे पहले घर पहुंचते ही होटल अमृत बाग चलेंगे, बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ तेरी ससुराल में खाने का कुछ मजा ही नहीं आया है। अविनाश का छोटा भाई विकास भी वहीं आ गया। सही कह रहे हैं भैया, यहाँ कुछ ठीक ही नहीं लगा। पनीर भी कुछ अच्छा नहीं था और रसमलाई में तो रस ही नहीं था। अविनाश जो अभी तक उनकी बातें सुन रहा था अब उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। ठीक है भाई, यहाँ से सबसे पहले लौटते ही हम अमृत बाग चलेंगे, बढ़िया खाना खाएंगे। मुझे भी यहाँ कुछ खास नहीं लगा, रोटियां भी बिल्कुल ठंडी सी थी। नेहा जो अभी तक अपने कदम घूंघट डाले कार की तरफ बढ़ा चुकी थी, अपने पति की ये बातें सुनकर एकदम ठहर गई। उसने कार का दरवाजा तेजी से बंद किया और वापस मुड़ी अपने पिता की तरफ। अपने पिता के पास आई और पिता का हाथ अपने हाथ में लेकर उसने जोर से बोला, पिताजी मुझे ये शादी नामंजूर है, मुझे ये शादी नहीं करनी है। ये शब्द उसने इतनी तेजी से बोले थे कि सभी लोग वहां पे खड़े चौंक पड़े कि आखिर ऐसा क्या हुआ। सब नजदीक आ गए। नेहा के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ी टूट पड़ा। नेहा के पिता इस सारी घटना को स्तब्ध होकर देख रहे थे। नेहा के ससुर राधे श्याम ने आगे आकर बोला कि बहू, आखिर क्या बात होगी, ऐसी क्या बात, मामला क्या था, किसी की कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अविनाश जिसकी तो मानो सारी दुनिया ही लुटने जा रही थी, नेहा के पास आ गया। नेहा के पास आने के साथ साथ अविनाश के दोस्त और बाकी के सगे संबंधी भी नजदीक आ गए थे। सब लोग जानना चाहते थे आखिर ऐन वक्त पर क्या हुआ कि दुल्हन ने ससुराल से जाने से मना कर दिया। नेहा ने अपने पिता दया शंकर जी का हाथ पकड़ रखा था। नेहा ने अपने ससुर जी से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम सभी बहनों को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। आप जानते हैं एक बाप के लिए बेटी कितने मायने रखती है और ये आप और आपका बेटा नहीं जान सकता, क्योंकि आप यहाँ पर बेटी नहीं बहू लेने आए हैं, क्योंकि आपकी कोई बेटी नहीं है। नेहा ये सब रोते हुए बोलती जा रही थी। आप जानते हैं मेरे पिताजी ने मेरी शादी के लिए पूरे 2 साल से रात रात भर जागकर मेरी माँ के साथ योजनाएं बनाई। किस तरह से रहना है, किस तरह से बनाएंगे हम, किस तरह से शादी करेंगे। 1 साल तक रात के 2-2, 3-3 बजे तक मैं और मेरी माँ देखते रहते थे कि पिताजी किस तरह से योजनाएं बना रहे हैं, किस तरह से खाने में क्या बनेगा, क्या देंगे बेटी को हम, आओ भगत में कोई कमी ना रह जाए। मेरी माँ ने पिछले 1 साल से एक साड़ी भी नहीं खरीदी। आज ये फंक्शन के वक्त ये जो साड़ी देख रहे हैं वो भी उसने अपनी बहन की पहन रखी है। मेरे पिताजी जो ये 150 की शर्ट पहने हुए हैं, जानते हैं आप इस शर्ट के नीचे 100 छेद हैं, लेकिन ये आप लोग नहीं जान पाएंगे क्योंकि आप यहाँ पर सिर्फ
वो चीज़ देखने ही नहीं आए। बस एक ही ख्वाहिश थी, मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। पर क्या, आपके बेटे को तो रोटी ठंडी लगी है ना। आपके बेटे के दोस्त को यहाँ कुछ मजा ही नहीं आया है। मेरे देवर को रसमलाई में रस ही नजर नहीं आया है, दोस्त को पनीर नजर नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात, मेरे पति का खिलखिलाकर हंसना मेरे पिता के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है। पिता ने रोते रोते कहा, अरे बेटा इतनी छोटी सी बात। नेहा ने अपने पिता की बात काटते हुए बोला, पिताजी ये कोई छोटी बात नहीं है। जिस पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं, उसके लिए मैं नहीं। ये रसमलाई, ये रोटी, ये सब क्या आपने बनाया था? ये सब तो आप कैटर्स का काम था ना। आपने तो अपने दिल का टुकड़ा अपनी गुड़िया रानी को विदा किया है। आप मेरे जाने के बाद कितनी रात रोएंगे और कितनी रात तक रोते रहेंगे, ये इनको नहीं मालूम। मेरी माँ जो मेरे बगैर बाजार नहीं जाती थी, कल से वो अकेले बाजार जाएगी। क्या जा पाएगी? यहाँ तो ये लोग अपनी पत्नी या बहू को लेने आए हैं। ये खाने में कमियां निकाल रहे हैं। ये क्या जानेंगे? मुझ में कोई कमी ना रह जाए, इस बात की आपने पूरी तरह से परवाह की। दयाशंकर जी ने नेहा के सर पर हाथ फिराया। अरे पगली, ये बात का बतंगड़ मत बना। तू मेरी बेटी नहीं, बेटा है। इन्हें माफ कर दे, तुझे मेरी कसम। अविनाश ये सब सुनकर दयाशंकर जी के पास आ गया और हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ कर दिए बाबूजी, ये सब मेरी भी गलती है। और उसका गला रुंध गया। तभी ससुर राधेश्याम अपने आप को रोक न सका और नेहा के सर पर हाथ रखकर बोला, मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत दयालु है। उसने मुझे तुझ जैसी बेटी दे दी और साथ में बेटी की असलियत भी समझा दी। मुझे माफ कर दे बेटी, और मेरे साथ साथ इन नालायकों को भी माफ कर दे। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी मुझे नेहा वापस कर दे। और वाकई में दयाशंकर जी के साथ साथ राधेश्याम जी ने भी हाथ जोड़ लिया। नेहा ने तुरंत अपने ससुर राधेश्याम जी के सामने सर झुकाया और उनके हाथों को पकड़ के गले से लिपट गई। दोस्तों, ये कहानी सुनाते वक्त मैं उस मूर्ख व्यक्ति के बारे में सोच रहा हूँ जिसने सबसे पहले ये कहा था कि बेटी को पराया धन के संबोधन दिया था, बेटी को पराया धन की संज्ञा दी थी। बेटी माँ बाप का अभिमान और अनमोल धन होता है, पराया धन नहीं। कभी भी किसी की शादी में जाएं तो ये ध्यान रखें कि पनीर की सब्जी बनने में एक पिता ने कितना कुछ खोया होगा और कितना कुछ खोएगा। अपना आंगन उजाड़ कर किसी दूसरे के आंगन में खुशियां देना कोई छोटी बात नहीं है। कभी भी किसी की शादी में जाएं तो खाने में कमियां ना निकालें। बेटी की शादी में बनने वाले व्यंजन में उतना भी वक्त लगता है जितना कि एक लड़की की उम्र में। बेटी की शादी में बनने वाले पकवानों में स्वाद तभी आता है जब माता पिता के सपना और अरमान उसमें मिले होते हैं। मेरी ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एक कदम बेटियों के सम्मान के लिए और एक सोच बदलाव।